गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में जो अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य का दूसरा पार्ट मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, जिसमें कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाला पोर्शन आपको क्लियर कर दूँगा। इसमें एक चीज़ है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोसेंटेसिस जिसको बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस मीन्स होता है उल्ब वेधन, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस मीन्स होता है उल्ब वेधन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक फिगर आपको दिखा रहा हूँ मैं। इस फिगर के माध्यम से आप देखेंगे कि एक एमनियोटिक फ्लूइड किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए यहाँ पे जो ये बेबी है, ये गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम पे ये फिक्स्ड रहता है, और इसके बाहर से जो प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा, इसके बाहर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है और इसके बीच में एक एमनियोटिक फ्लूइड रहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं उल्ब द्रव। क्या बोलते हैं? उल्ब द्रव। और ये उल्ब द्रव क्या कार्य करती है? ये उल्ब द्रव में कुछ कोशिकाएं रहती हैं। वही कोशिकाएं, उन कोशिकाओं से हम शिशु की आनुवांशिक गतिविधियों का आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। आनुवांशिक गतिविधियों की जांच की जा सकती है, ठीक है, उल्ब वेधन के थ्रू। और जो उल्ब वेधन है यानी एमनियोसेंटेसिस, यह इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसका दुरुपयोग कैसे? क्योंकि आनुवांशिक गुण यानी कि जेनेटिक मटेरियल निकाल करके उसमें से लिंग जांच भी की जा सकती है। और कई ऐसे केसेस आए हैं कि लिंग जांच करके, जैसे नर है या मादा है, नर है तो ठीक है, मादा को क्या किया जाता है, फिर क्या कर देते हैं, एबॉर्शन करवा लेते हैं, जिसके कारण मादा में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है, मादा की कमी हो जाती है। इसलिए भारत सरकार ने इसको पूरी तरह बैंड कर दिया है, ठीक है। आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ पे लिखा रहता है एमनियोसेंटेसिस इज बैंड, ठीक है। लिंग परीक्षण करना अपराध है या बंद है, यहाँ पे जांच नहीं की जाती। इस प्रकार के आप लोगों देखते हैं वहाँ पे। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इससे हम ये इसके मतलब दो काम, धनात्मक पॉजिटिव एप्लीकेशन भी हो सकते हैं इसके, और नेगेटिव एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एप्लीकेशन और नेगेटिव एप्लीकेशन। अब ये डिपेंड करता है कौन से मानव पे डिपेंड करता है कि वो इसका पॉजिटिव वे में देखे या नेगेटिव वे में देखे। अगर पॉजिटिव वे में देखता है तो यह पॉजिटिव वे भ्रूणावस्था में आनुवांशिक रोग में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि अगर किसी को ये जेनेटिक डिजीज़ हो गई है तो उसका हम निदान कर सकते हैं, ठीक है, उसका हम निदान कर सकते हैं। मान लो कोई सिंड्रोम में कमी आ गई या कोई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसमें आ गए तो उसका हम निदान कर सकते हैं हेरिडिटरी डिजीज़ में। और ऋणात्मक प्रयोग में इसका कैसे दुरुपयोग हो सकता है? उसी प्रकार से कि मादा भ्रूण हत्या के कारण, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। फीमेल किलिंग को ये बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। तो ये उल्ब वेधन या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो सकता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, उल्ब वेधन का क्या प्रयोग है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है एसटीडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसटीडी, ठीक है। एसटीडी, एस स्टैंड फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होते हैं? ऐसे रोग जो मैथुन के समय या सहवास के कारण फैलते हैं, ठीक है।
तो और उनके द्वारा ये क्या करते हैं, जननांगों में रोग फैलाने का काम करते हैं, या शरीर के कोई भी ऐसे ऑर्गन्स में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनको जनन मार्ग संक्रमण RTI भी बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी इनको बोला जाता है। इसी प्रकार से जैसे इनमें बहुत सारे भयंकर रोग भी हैं, सुजाक है, हेपेटाइटिस, इस प्रकार से बहुत सारे रोग इसमें हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ होते हैं जीवाणु द्वारा, कुछ होते हैं विषाणु द्वारा, और इस प्रकार से आपके जो टॉपिक है NCERT की बुक में, उसमें ये जीवाणु और विषाणु के थ्रू दिए हैं। तो पहला लक्षण आता है आपका जीवाणु में, इसको बोलते हैं सुजाक। ठीक है, गोनोरिया, इसका कारक होता है नाइसीरिया। ठीक है, और इसके जो लक्षण हैं, नाइसीरिया गोनोरिया, इसके लक्षण हैं मूत्र त्याग के समय जलन, सुजाक। ठीक है, तो इसके कारक पूछ लेते हैं कि यह कौन से कारक द्वारा होता है। तो ये आपको याद करना है, नाइसीरिया गोनोरिया, इसको फैलाने वाला जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, और इसके कारक लक्षण। उसके बाद सिफिलिस, जो सिफिलिस है इसका कारक है ट्रेपोनिमा पैलिडम। ठीक है, इसमें इसके जो लक्षण हैं, जननांगों में घाव होना, छाले पड़ना, इस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं। तो जीवाणु द्वारा दो। अब विषाणु के द्वारा भी, जैसे एड्स आपने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आपको पता है कि हमारे शरीर में इम्यून, जैसे कि इसका नाम है कि इम्यून मीन्स होता है प्रतिरक्षा तंत्र, तो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करती है। ठीक है, और हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स B और लिम्फोसाइट्स T। तो B और T दो प्रकार के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फंगल्स हैं, जो इन्फेक्शन हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये एड्स जो वायरस है, इसका वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस। इसको पता होता है कि मुझे T4 लिम्फोसाइट्स नष्ट करने वाला है। ठीक है, T4 लिम्फोसाइट्स मुझे नष्ट करने वाला है, और ये सबसे पहले उसी को ही अटैक करता है। और T लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, वो B सेल्स को यह सूचना देता है कि ये वायरस जो है नुकसानदायक है, या ये वायरस ये अटैक करने वाला है, तो B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको पता रहता है HIV वायरस को, तो डायरेक्ट T लिम्फोसाइट्स को, ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आता है, EPIMT में, कि एड्स जो HIV वायरस है, ये शरीर की कौन सी कोशिका को नष्ट करता है। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि T4 हेल्पर सेल्स को, सहायक कोशिका को ये नष्ट करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। ठीक है, और इसका लक्षण है निरंतर ज्वर, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि इससे रहता है। ठीक है, और अब एड्स की जांच किससे किया जाता है, ELISA से। ठीक है, ELISA, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसी। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, ये भी आपको याद रखना है कि ELISA। और एक टेस्ट और होता है, उसको वेस्टर्न ब्रॉट टेस्ट भी बोलते हैं। तो दो टेस्ट हमारे पास रहते हैं, ELISA और वेस्टर्न ब्रॉट टेस्ट। ठीक है, तो इन दो टेस्ट से एड्स की जांच की जाती है। ELISA का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो पहला विषाणु द्वारा STD जो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो है एड्स। दूसरा है हेपेटाइटिस B। ठीक है, जो हेपेटाइटिस B है, इसके लक्षण, इसका जो कारक है वो है HBV। ठीक है, हेपेटाइटिस B वायरस, और ये इसके बीमारी क्या होती है, ज्वर, पेट दर्द,
ठीक है। जी मचलाना और यकृत में यकृत सिरोसिस, इस प्रकार से इसकी जेनेटिक डिजीज़ होती है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास जेनिटल हर्पीज़। जेनिटल हर्पीज़ यह वायरस, इसका कारक है टाइप 2 सिम्प्लेक्स वायरस। टाइप 2 सिम्प्लेक्स वायरस, इसका जो फैलाने वाला वायरस है उसका नाम है टाइप 2 सिम्प्लेक्स वायरस। और इससे भी जननांगों पर छाले पड़ना, दर्द होना, ज्वर व मूत्र त्याग में पीड़ा होना, इसके लक्षण होते हैं जेनिटल हर्पीज़ के। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास जेनिटल वार्ड। जो जेनिटल वार्ड वायरस डिजीज़ है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका फैक्टर है फैलाने वाला जो वायरस है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? पुरुषों के शिश्न पर, पेनिस पर व स्त्रियों की जो योनि होती है, लेबिया योनि, यानी योनि वेजाइना के दो स्तर होते हैं, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा। तो उसमें ये गर्भाशय में मस्से बन जाते हैं और जो फूटने पर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और फैलते भी हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड एसटीडी थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसी के साथ ही आपका जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है और आप इनको जो है देख लीजिएगा। आपकी बुक्स में कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इन एक्सरसाइज को हम देखते हैं। आप बुक्स की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, इसमें से आपकी बहुत सारे टर्म क्लियर भी हो जाएंगी, जैसे एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एसटीडीज़, इसमें भी आप इजीली वेव से देख सकते हैं। यस, एक्सरसाइज देखिए। पहला है व्हाट डू यू थिंक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। एक परिपक्व समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। देखिए, बिना जनन स्वास्थ्य के हम ये लगा लीजिए कि जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या मतलब है। जनन स्वास्थ्य संबंधित कि एक मानव की संपूर्ण स्वास्थ्य, जो जनन में शारीरिक रूप से जो जननांग हैं उनके परिपक्व अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, या पूरी ये कहो कि पूरे जन्म समय के अंतराल तक उसके जननांग स्वस्थ रहे। ठीक है, उनमें कोई रोग इत्यादि ना हो। दूसरा, जो परिवार नियोजन है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, ताकि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सके। दूसरा, जनन स्वास्थ्य से संबंधित हम ये भी है कि आजकल जो है जो कुरीतियाँ, मानव व्याप्त में फैली कुरीतियाँ हैं, उन समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं जनन स्वास्थ्य के माध्यम से। अगर आपको भी और कोई सुटेबल आंसर लगता है तो आप इसको ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिव स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दृश्य में जनन स्वास्थ्य के कुछ सुझाव बताइए। ठीक है, या जनन स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए मादा भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस पर भी हमें ध्यान देने की, हालांकि भारत सरकार ने इसको बैन किया है। उसके बाद स्कूलों में यौन शिक्षा, यौन संचारित रोग, जो यौन शिक्षा है उसके बारे में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही समाज में तभी हम आगे जागरूक रह सकते हैं अगर हम इस प्रकार के कार्य को करते हैं। नेक्स्ट है इन सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स वाई। बिल्कुल, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा दी जानी आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से जब छात्र छात्राएँ जो हैं जागरूक होंगे तो वे इनसे निदान पा सकते हैं, या जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उससे बच सकते हैं। और यौन शिक्षा के द्वारा जैसे उनको आर्तव चक्र के बारे में विशेष ज्ञान हो सकता है,
और विभिन्न प्रकार के जो डिजीज़ेस हैं उनसे वो निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड इन पास्ट 50 ईयर्स, इफ़ यस मेंशन सम सच एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट। एरियाज़ को तो आप खुद ही डिवाइड कर लेना, लेकिन इन 50 सालों में हमारे जो देश में बहुत सारी ऐसे ऐसी तकनीकें आई हैं, जैसे ART, ठीक है, ART तकनीक द्वारा या टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा जिनको बांझपन है ऐसे महिला ऐसे दंपतियों का जो है निराकरण हुआ है, और मृत्यु दर जन्म दर इनमें कमी आई है, ये घटे हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, फैमिली प्लानिंग जो परिवार नियोजन एक बहुत मुख्य उद्देश्य था इसको कंट्रोल करने का। आज़ादी के समय 35 करोड़ और उसके बाद 121 करोड़ जन। तो काफ़ी कुछ इन 50 ईयर्स में बहुत ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे चिकित्सकीय MTP के द्वारा जो है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आई हैं जिनके द्वारा वैसेक्टोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, इनके द्वारा काफ़ी कुछ निराकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, व्हाट आर द सजेशन रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं। तो सजेस्टेड रीजंस, देखिए सजेस्टेड रीजंस क्या आप खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि एक तो अशिक्षा है, पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार जितने अधिक ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो वे अधिक धनोपार्जन करेंगे, ऐसी भी पुरानी रीतियां हैं। और दूसरा, बच्चे की चाह में, यानी कि पुत्र लड़के की चाह में भी ऐसे जनसंख्या विस्फोट के बहुत सारे कारण आए हैं, और भी बहुत सारे रीजन हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, इज़ द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाइड, गिव रीजंस, क्या जो गर्भ निरोधक हैं इन ये जस्टिफाइड हैं, उचित हैं, न्यायोचित हैं, गिव रीजंस, हाँ बिल्कुल न्यायोचित हैं, क्योंकि एक तो इनसे जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई है, और दूसरी बात कि बहुत सारे जो STDs हैं इनसे काफ़ी हद तक निजात इनसे मिल सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन कि रिमूवल ऑफ गोनेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन वाई। देखिए, अगर जो गोनेट्स मीन्स जैसे जहाँ से जो जनन ग्रंथि होती हैं, जहाँ से जैसे टेस्टिस हैं, तो वहाँ से स्पर्म्स निकलते हैं, और ओवरीज हैं, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। अगर हम पूरे गोनेट्स को हटा दें तो ये कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, गर्भ निरोधक के काम में कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इसलिए केवल गर्भ निरोधक का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे गोनेट्स को ही रिमूव कर दें। तो रिमूवल ऑफ गोनेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, तो ये तो बिल्कुल गलत है, न्यायोचित नहीं है। बाकी जो और अदर एक्स्ट्राज कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जैसे ट्यूबेक्टोमी है, वैसेक्टोमी है, इनका यूज करके काफ़ी कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ बैंड इन आवर कंट्री, इन इज़ दिस बैन नेसेसरी, कमेंट। देखिए, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन यानी सेक्स लिंग निर्धारण के लिए अब ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस जो उल्ब वेदन है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो उल्ब द्रव है उसमें कुछ फीटस है, उसकी कुछ कोशिकाएं रहती हैं। उन कोशिकाओं से हम जेनेटिक डिसऑर्डर का निदान करते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो जेनेटिक्स हैं, वो क्या करते हैं, उनसे कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे किसी की सांस कम चल रही है या किसी के DNA में कोई कमी आ गई है, जैसे किसी में 47 गुणसूत्र हो गए, तो उसका निदान इनके लिए ये कार्य होता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसका गलत यूज़ किया जाता है, यानी कि नेगेटिव एप्लीकेशन इसका ज़्यादा यूज करते हैं बजाय कि पॉजिटिव एप्लीकेशन के। तो इसलिए यह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसलिए हम ये पूर्ण तरह से बैन है और होना भी चाहिए, ताकि पुत्र की चाह में जो है लोग एबॉर्शन पे एबॉर्शन कराते जाते हैं और मादा में कमी आती रहती है। इस प्रकार इसका बहुत ज़्यादा नैरो
मतलब ये कह सकते हो कि ये नेसेसरी है, मतलब पेन नेसेसरी है। 9th क्वेश्चन है सजेस्ट सम मेथड्स ऑफ असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, कि जो बंध दंपतियां हैं, यानी बांझपन कहते हैं इसको, कोई दंपति जो संतान उत्पन्न करने में जिनको दिक्कतें आती हैं, उनकी संतान कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके लिए कुछ टेक्निक्स बताई गए हैं। सजेस्ट सम मेथड्स, तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में उन पुरुष नव दंपति जो भी हैं दंपति, मादा और पुरुष, उनके शुक्राणु और अंडाणुओं को टेस्ट ट्यूब में इंजेक्ट कराया जाता है और उनको वहाँ पे फर्टिलाइज कराया जाता है, और जाइगोट बन करके जो है उनको सीधे एम्पुला स्टमक जंक्शंस पे रख करके उनको या फिर वहाँ पे इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, दूसरी मेथड्स कौन सी है बताइए। गैमेट्स जो है आपका, गैमेट्स ट्रांसफ़र करके, है ना, गैमेट को ट्रांसफ़र करके हम कर सकते हैं। ठीक है, गैमेट्स बन गए और उसको सीधे एंडोमेट्रियम पे स्थापित कर देते हैं, एंडोमेट्रियम पे। ठीक है, तो ये भी है। एक आपका कृत्रिम गर्भाधान है। कई पुरुष ऐसे होते हैं इसमें वीर्य की कमी होती है। ठीक है, और उनके शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए उनको गाढ़ा करके फिर वैजाइना द्वारा जो है जो मादा है उसमें इंजेक्ट कराया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज। मेजर्स वन हैज़ टू टेक प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज, कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, यौन संचालित रोग, इनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या कैसे कौन से काम नहीं किए जाएँ जिससे एसटीडी हमें हो जाए। तो एसटीडी ना होने के लिए एक तो मैथुन सहवास न किया जाए। ठीक है, भिन्न भिन्न वैश्यावृत्ति इनसे बचा जाए, और यानी कि पूर्ण जानकारी रखी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, स्टेट ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशंस। ओके, एक्सप्लेनेशन भी करना है इसमें। फर्स्ट है अबॉर्शंस कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, यानी कि जो गर्भपात है वो स्वतः ही हो जाता है। बताइए, स्वतः होता है गर्भपात? किसी कारणवश हो सकता है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कोई विकार अगर आ जाए शरीर में तभी होता है, अपने आप तो नहीं होता है। ठीक है, एबॉर्शंस अपने आप नहीं होता है। उसके बाद है सेकंड, इनफर्टिलिटी इज़ डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ viable offspring and is always due to abnormalities डिफेक्ट्स इन द फीमेल पार्टनर। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि जो कभी कभी एबनॉर्मलिटीज़ मीन्स होता है कि जैसे कोई स्त्री है, ठीक है, फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल पार्टनर की बात कर रहे हैं, कि महिला में कभी कभी बच्चे उत्पन्न नहीं हो पाती या बांझपन आ जाता है, तो इसका पूरा दोष महिला पे ही होता है क्या ऐसा आप बताइए? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि महिला कोई दोष हो, तो पुरुष भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, विकार किसी में आ सकते हैं, स्पर्म्स और एग्स किसी में भी आ सकते हैं, गोनेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ जी, ये कह रहा है कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि यह भी एक गर्भ निरोधक के रूप में कार्य कर सकता है। लैक्टेशन, देखिए लैक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा था अध्याय 3 में मानव जनन में, कि दुग्ध स्रवण क्या होता है। लैक्टेशन, जब प्रसव के बाद शिशु उत्पन्न होता है तो पहली बार माँ जो होती हैं स्तनपान कराती है, यानी कि बच्चे को जो स्तनपान कराती है उसको दुग्ध स्रवण बोलते हैं, लैक्टेशन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लैक्टेशन कुड हेल्प, ये हेल्प कर सकती है किसमें? कॉन्ट्रासेप्शन में। यानी कि देखिए कॉन्ट्रासेप्शन में ये कैसे हेल्प करती है, जैसे ही प्रसव होता है उसके बाद मासिक धर्म नहीं होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 से 6 महीने के दौरान कम हो जाती है और ये भी बहुत एक निरोधक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ओके, अब है नेक्स्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। हाँ जी, बिल्कुल अवेयरनेस तो चाहिए। यहाँ तक कि स्कूलों में भी सरकार कहती है कि यौन शिक्षा को संपादित किया जाए ताकि बच्चे और से ज़्यादा जागरूक हो जाएं, और जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो समाज को शिक्षित करने का कार्य करेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके पास जो 12वां लास्ट क्वेश्चन है ये है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सर्जिकल मेथड्स द कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। देखिए कह रहा है कि जो सर्जिकल कराते हैं, जैसे नसबंदी कराते हैं, तो सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट, तो ये क्या गैमेट्स को रोक देते हैं? नहीं, ये केवल उसके संचार को रोकते हैं, यानी कि मेल से फीमेल में ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, बस इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट करके गैमेट तो बनाएंगे, ये कह रहे हैं कि पूरे गैमेट फॉर्मेशन को ही रोक देते हैं, नहीं, गैमेट तो बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, ओवम्स बनेंगे, लेकिन उसके फॉर्मेशन को रोकेंगे नहीं, बल्कि उसके ट्रांसपोर्टेशन को रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना, ओनली प्रिवेंट, ऐसा लिख सकते हो, prevent only transportation of gametes। okay, all sexually transmitted disease are completely curable। सभी जो यौन संचारित रोग हैं इनका निदान हो सकता है, मतलब ये रोग ठीक हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। HIV का अभी तक इलाज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हेपेटाइटिस जो बी है उसका भी इलाज नहीं है, HPV, और हाँ जेनिटल हर्पीज उसका भी इलाज नहीं है। तो बाकी और जैसे गोनोरिया हैं, ये इनके अगर इनके लक्षण पता चल गए तो ये तो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन HIV ये बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं, दो पॉइंट्स और हैं। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अमंग द रूरल वुमेन्स। जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनमें जो ओरल पिल्स हैं, जो खाने वाली गोलियां हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ, ये बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ बिल्कुल लोकप्रिय हैं, जैसे सहेली इत्यादि बहुत नाम से ये चलती हैं, ठीक है। उसके बाद है इन ET टेक्निक्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ET मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जब भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है तो एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। ऑलवेज नहीं कह सकते हम इसको, केवल गर्भाशय में स्थापित की जाती हैं। कुछ सेंटेंसेस में गलत दिए हैं बस, और बाकी वो सही है, ठीक है। जैसे ये कह रहा है ऑलवेज, अब हमेशा थोड़ी स्थानांतरित करेंगे, जब भ्रूण चाहिए होगा तभी उसको स्थानांतरित करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे थे परीक्षा उपयोगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बार पिंड, लिंग, गुणसूत्र, क्राइसमेटा, प्रतिजन। तो ये बार पिंड से होता है। इसी प्रकार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा पदार्थ होता है? प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजेंस। कॉपर टी का प्रमुख कार्य क्या है? युग्मकों के निषेचन को रोकना, ठीक है। IUCD का पूरा नाम बताइए। तो IUCD का पूरा नाम है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। IUDs भी कह सकते हैं इनको, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कह सकते हैं। सैरोगेट्स मदर, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि वह परिचारक माँ जिसके गर्भ में वास्तविक माँ का अंडाणु पलता है, सैरोगेट मदर कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है 2 क्वेश्चन और हैं आपके लिए। निम्न सगर्भता MTP, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। MTP ये मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स में बताए हैं यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं MTPs, ठीक है। भारत सरकार ने 1971 में इसको कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी MTPs को। इसी प्रकार से सैरोगेट्स माँ भी ठीक है। मनुष्य में यौन संबंधी लक्षण बताइए। ये यौन संबंधी लक्षण है क्लेमाइडियोसिस और सिम्टम्स इसके देखिए, गोनोरिया सब मैंने आपको बता दिए हैं, एड्स
आप इनको नेट से भी पढ़ सकते हैं और अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पर आपका एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।